नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पीईटी 2023 जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो अब तक पीईटी के कुल 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो किस सन में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था? तो 570 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? मक्का में इनका जन्म हुआ था, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। और इसी कारण यह जो स्थान है यानी मक्का है, यह मुस्लिम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। जन्म 570 ईस्वी में, मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ है? बताइए, जो मक्का है यह किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो अरबों ने ही सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो जब अरबवासी भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए थे तो उसके बाद यहाँ पे एक सिंधु नदी थी। तो साथियों, अरबवासी स को ह बोलते थे, इस कारण वे सिंधु नदी को हिंदू कह के संबोधित करने लगे और वहीं से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया था वो अरब वासियों ने किया था। आगे है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय जो किया था वो किस सन में किया था? तो 712 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारत पर जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के ही नेतृत्व में होता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था भारत यानी सिंध पर? तो 712 ईस्वी में। और उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। इसे भी याद रखिएगा, राजा दाहिर उस समय सिंध का राजा था, जिसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया था। और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इराक के गवर्नर थे उस समय अल हज्जाज। तो अल हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और मोहम्मद बिन कासिम यह अल हज्जाज का दामाद था एवं दास भी था। तो इसने जो है भारत पर सबसे पहले चढ़ाई करता है, यानी कि सफल मुस्लिम आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ था और दाहिर को यह पराजित करता है। और इस प्रकार भारत में इस्लाम का भी प्रवेश होता है। आगे है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बताइए कौन था? तो यही मोहम्मद बिन कासिम था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन कासिम ही था जो कि भारत पर इसी के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो यहां पे पूछा जा रहा है किस देश के थे या किस स्थान से आए थे? तो अरब से आए थे। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था यह एक अरब का वासी था और यहीं से मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले अरब वासी ने ही भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम था तो यह क्या था? तो एक अरब था, यानी कि अरबवासी था। कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। और गजनी वंश को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है यामिनी वंश। इसे भी याद रखिएगा, गजनी वंश आए या यामिनी वंश दोनों एक ही है। और इस वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। और अलप्तगीन का ही एक दास अथवा गुलाम कह सकते हैं, गुलाम था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सबसे पहले कौन सा तुर्क आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का गुलाम था। और इसने भारत पर पहला जो है आक्रमण किया था। और इसके बाद में इसका पुत्र था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार साथियों?
17 बार आक्रमण किया था और इसका एक प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो महमूद गजनवी ने ही सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे है कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि महमूद गजनी ने, तो गजनवी अथवा गजनी एक ही नाम है, भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो अभी हमने व्याख्या में देखा, बिल्कुल सही है, कथन हमारा बिल्कुल सही है। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और उसके आक्रमण का उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, ये भी जानते रहिएगा साथियों। वो शासन करने के उद्देश्य से युद्ध नहीं करता था, बल्कि धन लूटना उसका उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना ही उसका उद्देश्य था। तो धन लूटने के उद्देश्य से कुल 17 बार भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आइए देखते हैं अब कारण में क्या है। तो कारण है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से युद्ध करता था। तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए हमारा सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो बताइए कि वो कौन सा चंदेल शासक था जिसे महमूद गजनवी पराजित नहीं कर सका? तो वो था विद्याधर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों 1019-20 ईस्वी में, तो कौन सा सन था? 1019-20 ईस्वी में महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण होता है। उसने चंदेलों पर आक्रमण किया और उस समय चंदेल वंश का जो शासक था परम प्रतापी विद्याधर उस समय शासक था, जो कि अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और विद्याधर एवं महमूद के बीच में किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकल सका। न तो इसमें विद्याधर पराजित हुआ और न ही गजनवी। यह युद्ध का इसका कोई परिणाम नहीं हो सका। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विद्याधर ही एकमात्र वो शासक था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। अंततः गजनवी वापस लौट गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। कौन था साथियों? उतबी जो है वो दरबारी इतिहासकार था। महमूद गजनवी शिक्षित था, इसके साथ ही साथ वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान भी करता था। तो उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसी में एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था उतबी। और उतबी ने एक किताब लिखा है, महत्वपूर्ण है, जो ग्रंथ है उसका नाम है किताब उल यामिनी। याद रखिएगा, किताब उल यामिनी अथवा तारीके यामिनी, यह जो ग्रंथ है वो उतबी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये जो शाहनामा ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो फिरदौसी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। कौन था साथियों? अल-बरूनी वह प्रथम मुसलमान था जिसने कि पुराणों का अध्ययन किया था। और अल-बरूनी जो है यह कब भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ में ही भारत आया था। और अल-बरूनी जो है यह सिर्फ इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि इसकी जो ज्ञान है और रुचियां हैं वे अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तृत थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। और इन्हीं रुचियों के कारण ही उसने जो है भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और पुराणों का प्रथम अध्ययन करने वाला मुसलमान भी अल-बरूनी था। और अल-बरूनी ने भी एक ग्रंथ की रचना की है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बताइए कौन सा रचना है? तो तहकीके हिंद। याद रखिएगा साथियों, तहकीके हिंद जो रचना है वो अल-बरूनी द्वारा रचित है। आगे है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अभी हमने व्याख्या में देखा अल-बरूनी ही वो मुस्लिम विद्वान था या इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025-26 ईस्वी में, उस समय वहां का शासक था भीमदेव प्रथम। कौन था साथियों? भीमदेव प्रथम उस समय वहां का शासक था। और महमूद जब मंदिर से धन संपदा लूटता है और वापस पूरी संपदा को लेकर चला जाता है, मंदिर को पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया था। तो इसके बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था साथियों? तो भीमदेव द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए यानी कि जारी किए। तो वो कौन था जिसने एक तरफ चांदी के सिक्के में एक तरफ संस्कृत का मुद्रा लेख के साथ जारी किया? तो ऐसा करने वाला शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनवी था। तो दोस्तों संस्कृत मुद्रा लेख के साथ में चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो बताइए कि वो कौन सा राजा था जिसे कि मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? वो था जयचंद। कौन था साथियों? जयचंद था, जो कि मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? 11 से 94 ईस्वी में। याद रखिएगा 11 से 94 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। आगे है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो बताइए सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। तो साथियों 11 से 78 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय भीम द्वितीय था जो कि एक योग्य शासक था। तो उसने गोरी का मुकाबला किया और सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया बल्कि उसे पराजित भी कर दिया था। और ये जो पराजय है मोहम्मद गोरी का, यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में, जो कि 11 से 94 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि 11 से 94 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को। किसे हराया था साथियों? जयचंद को हराया था। आगे है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो युद्ध कौन सा है? तो बताइए कि वो कौन सा युद्ध है जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की पूर्णतः स्थापना होती है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 11 से 92 ईस्वी में लड़ा गया था। तो साथियों तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 11 से 92 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। तो गोरी की विजय हुई और पराजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और इस पराजय के बाद में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध है। आगे की भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए प्रथम अक्ता मोहम्मद गोरी ने किसको प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो गोरी की विजयों के बाद जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीतता है, भारत में विजय प्राप्त करता है, उसके बाद उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। तो उसने क्या किया कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के जो जीते हुए भाग थे उसका प्रशासन संभाल लिया। आगे है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वो कौन सा दास था? तो वो था बख्तियार खिलजी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो मोहम्मद गोरी का एक दास था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो इसने जो है बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त किया था और विक्रमशिला विहार को तहस नहस भी इसी ने किया था। तो साथियों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यही बख्तियार खिलजी ही वहां का पहला मुस्लिम विजेता था। आगे है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो बताइए नालंदा विहार का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अगला प्रश्न कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है, हमें बताना है कि सही इसमें से क्या है। तो आइए देखते हैं। कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। बिल्कुल सही है साथियों, जो तुर्की आक्रमण भारत पर था वो सफल था और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसका कारण है। तो कारण भी बिल्कुल सही है। अगर उत्तर भारत में राजनीतिक एकता होती या भारत में कोई एक विशाल साम्राज्य होता जो कि संपूर्ण उत्तर भारत को उसके कंट्रोल में होता, तो साथियों तो यह कदापि संभव नहीं था कि तुर्की आक्रमण सफल हो पाता। तो राजनीतिक एकता का अभाव एक प्रमुख कारण था। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।
अब हम अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश है यानी कि गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।